नमस्कार दोस्तों। जब साजिश वाली सरकार हो तो कर्मचारी भी साजिश करेंगे। सरकार के मुलाजिम क्या, राजनेता भी साजिश करेंगे। साजिश करेंगे वह लोग भी जो विपक्ष में बैठे हैं और साजिश करेंगे वह लोग भी जो पक्ष में बैठे हैं। साजिश करेंगे वो हर व्यक्ति, हर उद्योगपति जो मुनाफा कमाने के चक्कर में है। तो ये साजिशों का दौर है। इसी साजिश के दौर की बात शुरू करता हूं। हमने देखा कि किस तरीके से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, रेल दुर्घटनाएं रिकॉर्ड बना रही। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, पिछले शासनकाल में 1 लाख से अधिक नागरिक रेल दुर्घटनाओं में मर गए। इतनी बड़ी संख्या हो, तमाम हादसे हो और उसके बाद सरकार मौन। हादसे सड़क पर भी हो रहे हैं, हादसे एयरपोर्ट पर भी हो रहे हैं और हादसे आपके घर में भी हो रहे हैं। हादसे समाज में भी हो रहे हैं और देश में भी हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे हो रहे हैं, कहीं पे आतंकी हमें मार रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, कहीं कोई मारा जा रहा है और मर रहा है आम आदमी। अब जब हमने ये बात करी तो आमजन के सफर का माध्यम होता है रेलवे। अब रेलवे में जब इतनी दुर्घटनाएं होने लगी तो जाते डर लगने लगा। सरकार ने अपने इस देश के लोगों के आईवास के लिए एक खबर चलाई कि रेल हादसे की साजिश रची जा रही है। और फिर सरकार ने कहा अब जो साजिश रचेगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। बिल्कुल चलाइए भाई, साजिश कौन रच रहा है। तब इसका खुलासा होता है। भाजपा का शासन है, सूरत की एक घटना है। यहां पर रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई, रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई और उसे आतंकी साजिश बताया गया। जब उस पर जांच हुई, तमाम सारे रिकॉर्ड आए तो पता चला ये रेलवे के ही लोगों ने रची थी प्रमोशन पाने के लिए। अब आप समझिए कि किस तरीके से खेल किया जाता है। इसी तरीके से आप याद करिए कि कुछ दिनों से लगातार रेलवे ट्रैक पे कहीं पे लोहे की रॉड मिल रही है, कहीं पे रेल की पटरी मिल रही है, कहीं पे गैस का छोटा सा सिलेंडर मिल जा रहा है, कहीं कुछ मिल जा रहा है और इस तरह से कहा गया आतंकी साजिश। इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है और न जाने क्या क्या। जब इसी मामले में रेलवे पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया और जब गिरफ्तार किया तो पता चला ये संदीप और ब्रिजेंद्र हैं और ये खंभा चुराने का काम करते हैं। तो रेलवे के जो खंभे हैं, लोहा चुराया जाता है तो उसी में कई बार छूट जाता है। यह घटना है। तो अपनी नाकामी जिसके लिए आरपीएफ जिम्मेदार होनी चाहिए, रेलवे जिम्मेदार होनी चाहिए, उसके लिए इस देश की जनता को बता दे रहे हैं। अब यह साजिशें फिर पाकिस्तान, चीनी सारे कनेक्शन बनाने में तो ये लोग माहिर है। तो यह साजिश रची जाती है। फिर साजिश कैसे रची जाती है? विपक्ष के द्वारा। वो भी पहले बताता हूं। जब चुनाव आ जाते हैं तो कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो असल में भाजपा के लिए काम करती, होती विपक्ष में है लेकिन करती भाजपा के लिए। वो उन जगहों पर लड़ने के लिए आमादा हो जाती हैं चुनाव जहां कांग्रेस जीतने की स्थिति और उसके लिए तमाम ड्रामे किए जाते हैं। उदाहरण बता देता हूं। 5 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, लेकिन इन 5 महीने जेल में रहने के दौरान उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। यह नहीं कहा कि इससे जो है प्रदेश की व्यवस्था सब कुछ खराब हो रहा है, इसलिए तब तक तात्कालिक कोई और सीएम रहेगा, जब हम छूट के आएंगे तो बन जाएंगे, जैसा कि हेमंत सोरेन ने किया था। तो उन्होंने क्या किया? किसी को नहीं बनाया। जब आने के बाद तय किया, छूटे, अचानक उन्हें किस तरह से बेल दी गई और बेल में शर्तें रख दी गई कि सीएम का कोई काम नहीं कर सकोगे, सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकोगे। यानी उसी एजेंडे के तहत
बेल दी गई और आने के बाद उन्होंने वही किया, तुरंत सीएम की कुर्सी से हम रिजाइन करते हैं और हरियाणा में चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए और वहां पर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। सबने कहा कि ये डमी मुख्यमंत्री है और वो साबित हो गया। जब वो सीएम की कुर्सी पे बैठी तो उसने सीएम की कुर्सी असलियत में खाली छोड़ दी, उसके बगल में अपनी एक कुर्सी लगा दी। कहा जैसे भरत ने राम की खड़ाऊ रख के शासन चलाया था वैसे ही मैं चलाऊंगी, कहने को मैं मुख्यमंत्री होंगी, असली मुख्यमंत्री तो वही। हाँ, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवाज मिले, ये हमारी मांग है, मेरी मांग है। यह इस बात की सत्यता है कि ये वैसे ही है जैसे भाजपा में होता है, संघ असल में सरकार चलाता है, बाकी सब डमी होते हैं। तो वही खेल चल रहा है क्योंकि निकले वहीं से हैं और दोनों वहीं से निकले हैं, तो वो सबको पता है। इसके बाद आता हूं, साजिशें रची जाती हैं। जो अब राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें रची जा रही, उन्होंने सिखों को यह कह दिया, उन्होंने दलितों को यह कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, सबकी सफाई आ गई। सिख समुदाय का भी आ गया कि उन्होंने जो कहा सच्चाई यही है, और दलितों की आ गई कि यह मांग तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही तो हम चाहते हैं कि समाज एक बार बराबर हो जाए, हम आरक्षण नहीं है चाहते कि वो रहे। और यह बात खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते ने कह दी, प्रपौत्र ने, डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब यह बात सामने आ गई तो अब कैसे। तो उसका उदाहरण आज देखने को मिला दिल्ली में। दिल्ली में जब इलेक्शन हो रहा है यूनियन का, तो उसके नॉमिनेशन के दौरान एक सिख युवक को सिर्फ इसलिए कि तुझे नामांकन नहीं दाखिल करना है, उसके लिए उसकी पग और सब खोल दिया गया, उसको कैसे पीटा गया, क्या किया गया, यह सामने है। और यह सब किया इन्हीं संघियों ने। इसके बाद आप याद करिए, ओबीसी के हितैषी बनते हैं, लेकिन जैसे हरियाणा में चुनाव का माहौल आया वैसे ही ओबीसी के नेता हरियाणा में, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग की केस में जो कांग्रेस के थे, उनको फंसाया गया और उनको किस तरीके से जो है जेल भेजा गया। आज हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया, अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं किया। जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया तो कहने लगे अरे कांग्रेस तो जेल में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रही है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने कह दिया कि उनकी गिरफ्तारी, ईडी की गिरफ्तारी 100% अवैध है और 25 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं, जिसमें कहा माना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं अपराध तो हुआ है। तो यह दोनों में अंतर है। इसके बाद दिखाता हूं कि साजिशों का ही जब दौर है तो कैसे कैसे भ्रष्टाचार होते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में मोदी सरकार में हुआ है तो वो सड़कों में हुआ है। लेकिन साजिश ऐसे रची जाती है कि नहीं, नितिन गडकरी तो ऐसे हैं, नितिन गडकरी, जिससे एक सॉफ्ट चेहरा, एक हार्ड चेहरा ये दिखाते रहा जाए और इसी में उलझाए रखा जाए। तो हर जगह देखने को मिल रहा है, जहां जहां एनएचआई ने सड़कें बनाई हैं वो ऐसा ही होता है। झारखंड में जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान, जो मंत्री हैं कृषि के, ग्रामीण विकास के, तो क्या होता है, उनकी गाड़ी भट्ट से गड्ढे में जाती। तो यह दशा है, अब उनकी गाड़ी फंस जाती है, उनकी गाड़ी की स्थिति होती है, तो दूसरे की क्या होती होगी आप समझ सकते हैं। तो उस पर ईडी जांच नहीं करेगी, लेकिन सुरेन डांगी पर करेगी, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, विधायक। यह स्थिति है। इसके बाद नरेंद्र मोदी का
की साजिशें आप देखिए, नरेंद्र मोदी कैसे झूठ बोलते हैं और साजिश रचते हैं। उन्होंने वो जाना था अमेरिका, तो भारत से, गुजरात से, बिहार से और तमाम जगहों से तमाम लोग जो हैं आनन फानन में भेजे गए। कहां? जो आसपास के राज्यों में थे, वहां पे इनके संघ से जुड़े हुए उन लोगों को भेज दिया गया अमेरिका कि साहब साहेब की रैली होनी है, वहां पे ड्रामे। और आप उन्हीं ने जो वीडियो ट्वीट किए वो देख लीजिएगा, सब गुजराती हैं, मोदी मोदी करते हैं, वो आप समझिए। बहरहाल उसी में ही सामने आ जाता है कि सब बाहर से आए थे और इतनी बड़ी तादाद में किया गया था। और ये सारे इंतजाम किसने किए थे? ये किए थे अडानी ने। और वहां नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं जब न प्रधानमंत्री था, न मुख्यमंत्री था, न नेता था, न कुछ था, तब मैं 29 बार अमेरिका के 29 राज्यों में आया हूं। वहां पे मैंने एक एक चीज छानी है और जाने क्या क्या किया है, क्या बताते हैं। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। इस धरती को देखना, इसे समझना, मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। साहब यही नरेंद्र मोदी हैं जो कहते थे वो 35 साल भीख मांग के रहे। इनकी अम्मा लोगों के घरों में बर्तने मांजती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा करती थी। गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। ये खुद चाय बेचा करते थे। बताते हैं हालांकि जिस स्टेशन पे बताते हैं वो स्टेशन है नहीं था, लेकिन चलिए ये भी मान लें। फिर अपने आप को एनसीसी का दिखाते हैं, उसकी ड्रेस में दिखाते हैं, जबकि एनसीसी में जो आने की उम्र है वो 10वीं बाद है। और ये कहां से आ गए? तो ये भी अपने आप में सवालों में। इसी तरीके से तमाम चीजें सामने आ जाती हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी का ये सब कुछ तो सामने आ जाता है, तभी आता है कि नरेंद्र मोदी कौन सी कहानी बताते हैं, वो सही है कि ये सही है और क्या है ये आप जान लीजिए। हालत यह हो जाती है, अमेरिका में हंसी का पात्र बनाते हैं, कहते हैं एआई का मतलब इंटेलिजेंट अमेरिकन। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी साजिश रचते हैं जो चुनाव के लिए, तो हरियाणा में भी रचते हैं। हरियाणा में क्या रचते हैं? हरियाणा में रचते नहीं, शैलजा दलित हैं इसलिए कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही। निश्चित रूप से हुड्डा के खेमे द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपने यूं साजिश रची कई दिन कि नहीं शैलजा तो बीजेपी में आ रही है, इसमें आ रही है, और आपके बड़े बड़े नेताओं ने बोली। फिर शैलजा निकल के सामने आती है, कहती मेरे पिता का शव कांग्रेस के तिरंगे में लपट के गया था और मेरा भी शव कांग्रेस के तिरंगे में लपट के जाएगा। 61 साल की हो चुकी हूं। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। क्या इससे ज्यादा और क्या कहूं? और मैं 2-3 दिन में आपको प्रचार करती भी दिखाई दूंगी। उनके प्रोग्राम भी बन गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को आना था, वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि शैलजा और सबके साथ वो रैली करेंगे। तो यह अपने आप में संदेश है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं। हां, कुछ गलतियां हुई हैं,
उसके लिए निश्चित रूप से हुड्डा ने रियलाइज किया है, माफी मांगी है, तो वह भी अच्छा है, यह होना चाहिए था। बहरहाल राहुल गांधी की टिप्पणियों को जो कहा उन्होंने, चाहे सिखों के बारे में कहा हो चाहे दलितों के बारे में, उसे दोनों समुदाय ने सही बताया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब यह बताते हैं कि वो उनकी जय जयकार हो रही है, तो वो ये नहीं बताते हैं कि उसी समय वाशिंगटन डीसी में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था कि मणिपुर में आपने आग लगाई है, आपने धर्म के नाम पे दोनों को बांटा है, और किस तरीके से नफरत की आग में आप सब कर रहे हैं, आपको सेम सेम मोदी सेम सेम के। और इतना बड़ा जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस पे हमारे देश का कोई गोदी मीडिया जिक्र नहीं करता है, एक मीडिया ने देश के नहीं दिखाया, बस सिर्फ मोदी ने ये कर दिया, मोदी ये कर दे, मोदी वो, मोदी ये है, ये कैप्चर करने का। और ये कैप्चर कैसे होता है, ये ऐसे ही होता है। तो अब साहब ये हो गया क्यों, अडानी अंबानी वाला जो खेल है। अब अडानी के खेल को समझ लीजिए, श्रीलंका से उनके खिलाफ संकट अब शुरू हो गया, कुछ पहले बांग्लादेश में हुआ, अब यहां से शुरू हुआ। श्रीलंका में जो नए राष्ट्रपति बने हैं, वो नए राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार में दिशा नायके ने कहा था कि वो सत्ता में आए तो अडानी के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे और सही चीजें लेके आएंगे। अब स्थिति क्या है, अडानी घबराए हुए हैं, तो अमेरिका के जरिए तमाम चीजें की जा रही। नरेंद्र मोदी के अजीत डोभाल जो इस पूरी साजिश का हिस्सा होते हैं, उनके खिलाफ अमेरिका में ही वारंट निकल चुका है। वो परेशान घूम रहे, तो हिम्मत नहीं हुई उनकी कि अमेरिका मोदी के साथ जाएं, जो हर बार जाते हैं, हर यात्रा में जाते हैं, इस बार नहीं गए इस डर से। बहरहाल लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों जाते हैं और क्या करते हैं अडानी के लिए, यह बता रहा हूं। आप देखिए 2015 जून में ये बांग्लादेश गए और अगस्त महीने में बांग्लादेश सरकार ने बिजली का पूरा डील इनको सौंपने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इसी तरीके से 2017 में नरेंद्र मोदी मलेशिया गए और मलेशिया में तुरंत अगले ही महीने अडानी को मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट जो है उसके प्रोजेक्ट की डील दे दी गई। इसके बाद इजराइल गए 2018 में, और इजराइल का जो सारी मिलिट्री ड्रोन बनाने और सब चीज का और वहां के पोर्ट वोर्ट देने का ठेका ओके हो गया और वो सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद सिंगापुर गए 2018 में ही, तो सिंगापुर की कंपनी अडानी पोर्ट से 1000 करोड़ रुपए का सारा इन्वेस्ट करने का काम हो गया। श्रीलंका गए, फिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और 2020 में फरवरी में, और उसके बाद में वहां पे श्रीलंका में पोर्ट ऑपरेट करने की डील अडानी को दे दी गई। फिर नेपाल गए 2023 में, तो नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और फिर नेपाल सरकार ने वहां अडानी को एयरपोर्ट्स बनाने के, उनके मैनेजमेंट देखने, उसकी पूरी पब्लिक सेक्टर में निवेश करने और सबकी पूरी डील फाइनल कर दी। फिर तंजानिया गए 2023 में ही अक्टूबर में, और तंजानिया में के राष्ट्रपति से मुलाकात की और फिर अडानी ने वहां दार एस सलाम बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल 2 को 30 साल के लिए ऑपरेट करने का ठेका मिल गया। फिर इसके बाद केन्या गए 2023 में, और वहां पर नरेंद्र मोदी को केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद में अडानी को केन्या में हवाई अड्डे का सारा काम मिल गया। फिर वियतनाम गए 2024 में, वहां पर नरेंद्र मोदी गए तो उसके बाद में वियतनाम ने उन्हें सारे हवाई अड्डों का काम सौंप दिया। इसके पहले आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के एसबीआई की चेयरपर्सन भी गई और वहां पर जाके डील हुई और अडानी को वहां की सारी बड़ी खदानें मिल गई जहां से कोयला और सब कुछ आ रहा है, सब स्टैंडर्ड सप्लाई हो रहा है। तो ये सारे खेल हैं, इसी के लिए नरेंद्र मोदी तमाम यात्राएं करते हैं, तमाम देशों में जाते हैं और उनकी डील पक्की कराते हैं। यही सवाल तो राहुल गांधी ने किया था, इसीलिए राहुल गांधी से डर लगता और राहुल गांधी ने यही बात तो बार बार कही है। तो अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे, पहली रैली कर रहे थे चुनावी, और वहां उन्होंने नरेंद्र मोदी की पोल खोल के रख दी कि कैसे नरेंद्र मोदी जो 56 इंची बनते थे कैसे सिकुड़ के क्या हो गए और कैसे डर गए। तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं,
मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब नरेंद्र मोदी के दिन लद गए हैं, तो ये साजिशें और बढ़ेंगी और इन साजिशों के लिए तैयार होइए, क्योंकि मंदिर में तो आपको जो प्रसाद मिल रहा है वो सुअर की चर्बी का, गाय की चर्बी का, ऊंट की चर्बी का, लेकिन मोदी ड्रामा आईवॉश करने के लिए क्या करते हैं, उनके डिप्टी सीएम को कि 11 दिन का उपवास करेंगे। फिर आज क्या हुआ कि 4 घंटे तक मंत्र उपचार से वहां का किचन शुद्ध किया गया, लोगों के लिए मंत्र पढ़े गए, उन्होंने जिन्होंने भी मांस खाए हैं, के लड्डू खाए हैं, वो सब पवित्र हो गए। तो ये है मोदी का पूरा गेम प्लान। तो आप समझिए और खुद चर्बी खाइए और मंत्र पढ़वा लीजिए और खुश हो जाइए। यही आपका धर्म बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। आप बस मोदी मोदी करते रहिए। जय